तो चैप्टर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में अगर करंट का और वोल्टेज का मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी कांस्टेंट है, जैसे करंट को हम बोलेंगे डीसी डायरेक्ट करंट, और वोल्टेज की बात करें तो डीवी डायरेक्ट वोल्टेज। लेकिन इन केस टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड भी रेगुलर चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी रेगुलर चेंज हो रहा है टाइम के साथ, जैसे करंट को हम बोल देंगे एवी एंड एसी। करंट को बोल देंगे एसी ऑल्टरनेटिंग करंट, और वोल्टेज को एवी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज। टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट, डायरेक्शन भी कांस्टेंट, तो वोल्टेज डीवी डायरेक्ट वोल्टेज, करंट डीसी डायरेक्ट करंट। टाइम के रेस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड भी चेंज हो, डायरेक्शन भी चेंज हो, तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे डन, एसी एंड एवी। डन, सुनिएगा जरा बच्चों, ये जो बेटा बेसिक आप लोग बचपन से पढ़ा, शायद मेरे हिसाब से जब भी आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना स्टार्ट किया है 7th 8th से, शायद मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत करंट के बारे में आपने नॉलेज लेना शुरू कर दी होगी। तो बेटा ये जो सिंबल आपको दिख रहा है, ये सेल और बैटरी को शो करता है, सेल और बैटरी, ठीक है बच्चों, ओके। ये हमेशा डीसी एंड डीवी सोर्स होता है। ऑल्टरनेटिंग सोर्स को हमेशा हम लोग इस तरह शो करते हैं। बोलो क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं, ना तो इसमें कोई प्लस माइनस होगा, ना कभी करंट का डायरेक्शन शो होगा, याद रखना हमेशा बच्चों। ये डीसी सोर्स है, डीवी सोर्स है, एसी एंड एवी सोर्स है। इसमें क्लियरली प्लस माइनस सिंबल होते हैं, या कभी प्लस माइनस नहीं होता। रीजन कि प्लस माइनस आप दे ही नहीं सकते, होते तो हैं, पॉलरिटीज तो बनती हैं, लेकिन आप दे नहीं सकते थे। क्यों नहीं दे सकते थे? क्योंकि आपको पता है कि टाइम के रेस्पेक्ट में या रेगुलर वेरिएशंस हो रहे हैं टाइम के रेस्पेक्ट में। अब टाइम के साथ अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, तो कोई पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, नेगेटिव हाफ साइकिल, इसको अपर हाफ कहते हैं, इसको डाउन हाफ कहेंगे। तो इसमें पोलैरिटीज में जहाँ प्लस है तो इसके लिए फिर वो माइनस हो जाएगा, तो पोलैरिटी स्विच कर जाती है इसमें, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। अब आप सोचिएगा, ये एसी एंड एवी का वन लूप कंप्लीट हो, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक वन लूप कंप्लीट हो गया। अब जब वन लूप कंप्लीट हो गया, वन लूप, तो क्या इसमें टू टाइम डायरेक्शन चेंज होगी, टू टाइम डायरेक्शन चेंज होगी ना। इसके लिए जो प्लस था वो इसके लिए माइनस हो जाएगा, और फर्स्ट वाले के लिए जो भी माइनस था वो यहाँ प्लस हो जाएगा। समझ गए नहीं समझे? पॉजिटिव हाफ आपने रेक्टिफायर वगैरह में पढ़ा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो मान लीजिए प्लस है तो उसके लिए माइनस है, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ जाएगा तो जो माइनस था वो हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्या मेरी बातें समझ में आती है? कोई दिक्कत परेशानी? तो ये कुछ कंडीशंस है, ओके डन, चलिए बहुत ही बढ़िया। तो बच्चों अब आप सोचिए बेटा कि यहाँ पर नॉर्मल अपने घरों में जो एसी एंड एवी आता है, नॉर्मली जो ऑल्टरनेटिंग करंट और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बनता है हमारे चारों तरफ, नॉर्मली इनकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है। और 50 हर्ट्ज का मतलब ये 1 सेकेंड, और 1 सेकेंड में से कितने लूप बन गए? 50 लूप बन गए, 50 लूप रिपीट हो गए ना 1 सेकेंड में। इसका मतलब 1 सेकेंड में अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी कितनी 50 हर्ट्ज, तो डायरेक्शन कितने टाइम चेंज होगी? 100 टाइम चेंज होगी। तो पर सेकेंड 100 टाइम डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, मतलब 100 टाइम पॉजिटिव नेगेटिव सिंबल्स चेंज करने पड़ेंगे आपको, और वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आप 1 सेकेंड में 100 टाइम प्लस माइनस को चेंज नहीं कर सकते, डिस्प्ले तो नहीं कर सकते, तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस साइन देते ही नहीं है। ऐसे डायरेक्शन जब भी बढ़ाई, मान लीजिए सोर्स अगर प्रॉपर सर्किट में अटैच है, तो करंट का डायरेक्शन आप देते नहीं देते, प्लस से आउटवर्ड और माइनस के लिए इनवर्ड। आप जानते हैं अच्छे से करंट का डायरेक्शन आप देते हैं, बिल्कुल देते हैं, लेकिन यहाँ पर कभी करंट का डायरेक्शन नहीं देते। क्यों? कि वही 100 टाइम डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, तो बात बनेगी नहीं। समझ गए? कोई दिक्कत है? बहुत ही बढ़िया, बात समझ आ रही है। इनकेस अगर हम बात करें, एक आपने कॉमन नेम सुना, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस, अब आपको पता है कि रेजिस्टेंस क्या करता है? सर्किट को मैनेज करता है, सर्किट को कंट्रोल करता है, आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सर्किट को ऑल्टर करता है। कौन? रेजिस्टेंस। मानते हो इस बात को? तो रेजिस्टेंस जितना एप्लीकेबल डीसी में है उतना एप्लीकेबल एसी में, ध्यान रखना, इक्वली एप्लीकेबल है, इक्वली, ना कहीं कम ना कहीं ज्यादा। अगर बेटा मैं आपसे बात करूं हीटिंग इफेक्ट, तो हीटिंग इफेक्ट की बात करें, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट जितना डीसी में उतना एसी में इक्वली अप्लाइड है। हीटिंग इफेक्ट जितना
डीसी में काम करेगा उतना ही एसी में काम करेगा, बराबर वर्क करेगा इसमें। क्या मेरी बातें समझ आ रही? ध्यान देना अच्छे से। ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर। बेटा ओम्स लॉ जितना एप्लीकेबल डीसी में है उतना एप्लीकेबल एसी में है, इक्वली अप्लाइड है। किरचॉफ्स लॉ एसी में भी और डीसी में भी दोनों में ही एप्लीकेबल है। तो कुछ कॉमन चीज है ना, ये यूनिफॉर्मली अप्लाइड है, कॉमनली अप्लाइड है, कोई दिक्कत कोई परेशानी? देखो ध्यान से सुनना, अच्छे से समझना, ठीक है? ये चीजें कॉमन अप्लाइड है, तो डिफरेंस भी होगा, बिल्कुल ध्यान देना, अच्छे से सुनना। ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर डिवाइस जो है ना, ये डीसी में कभी काम नहीं करती, ओनली एसी में काम करती है, ध्यान रखना। ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन बेस्ड है और ये लॉन्ग डिस्टेंस एसी सप्लाई में काम आता है ना, ये ओनली एसी में अप्लाइड है, डीसी में कभी काम नहीं करेगा, ठीक है? हाँ जी, रिएक्टेंस को शो करते हैं कैपिटल एक्स से। रिएक्टेंस एलिमेंट दो होते हैं ना, इंडक्टर कॉइल एंड कैपेसिटर। रिएक्टेंस भी ऑब्स्टेकल को शो कर रहा है, जैसे रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑब्स्टेकल है सर्किट में, तो रिएक्टेंस भी ऑब्स्टेकल ही है। रेजिस्टेंस सर्किट में बैरियर है, ठीक है, करंट को डिक्रीज करता है, करंट के बाद में ऑब्स्टेकल जनरेट करता है, पोटेंशियल ड्रॉप करता है। रिएक्टेंस भी यही काम करता है। रेजिस्टेंस ओम, तो रिएक्टेंस भी ओम ही है, ये दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ते हैं? इसका रीजन है रेजिस्टेंस सर्किट को कैसे कंट्रोल करता है, सर्किट की एनर्जी को लैप्स करके, सर्किट की जो एनर्जी है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है, उसको हीट की फॉर्म में लैप्स कर देता है, हीट की फॉर्म में डिसिपेट कर देता है, ठीक है? कौन? रेजिस्टेंस। जबकि रिएक्टेंस एलिमेंट जो होता है ना, वो सर्किट की एनर्जी को स्टोर करके कंट्रोल करता है और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग वापस सर्किट को ही प्रोवाइड कर देता है, फिर से सर्किट को दे देगा। ये इसका बहुत जबरदस्त बेनिफिट होता है, ठीक है? इंडक्टर कॉइल जो होती है, इंडक्टर कॉइल विथ प्योर इंडक्टेंस L, इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है ना XL, और ध्यान रखना ये सर्किट की एनर्जी को मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर करती है। किस फॉर्म में स्टोर करती है? मैग्नेटिक फॉर्म में, मैग्नेटिक एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करती है, और इस एनर्जी की वैल्यू होती है हाफ Li स्क्वायर, याद रखिएगा ना, चैप्टर को लोग सप्लाइज करें, ध्यान सुनना। कैपेसिटर विथ प्योर कैपेसिटेंस C, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटी रिएक्टेंस XC, इस सर्किट की इलेक्ट्रिक एनर्जी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ CV स्क्वायर 1/2 Q into V, Q स्क्वायर 1/2 C। बोलो क्लियर है? अब ये जो रिएक्टेंस एलिमेंट होता है ये कभी डीसी में काम नहीं करता है, ओनली एसी में काम करता है, याद रखोगे? कोई दिक्कत सॉल्यूशन में? ओके, हाँ जी, ढंग से समझते, ध्यान से। तो आगे की बात, जब भी किसी वायर के थ्रू या किसी कंडक्टर के थ्रू डीसी फ्लो होती है, तो डीसी हमेशा पूरे क्रॉस सेक्शन या पूरे वॉल्यूम का यूज करके फ्लो होती है, हमेशा याद रखना। डीसी जब भी फ्लो होगी तो वायर के कंडक्टर के पूरे क्रॉस सेक्शन का, पूरे वॉल्यूम का यूज करके फ्लो होगी, जबकि जो एसी होती है ना, ये ओनली आउटर मोस्ट सरफेस से पास होती है, ओनली वायर के या कंडक्टर के आउटर मोस्ट सरफेस से पास होगी। इसी को स्किन इफेक्ट ऑफ एसी भी कहा जाता है, स्किन इफेक्ट ऑफ एसी, हमेशा आउटर मोस्ट लेयर से पास होती है, लेकिन पूरे वॉल्यूम का यूज नहीं करते, कौन? एसी। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं था? हाँ जी, नॉर्मली जो डीसी मीटर्स होते हैं ना, डीसी मीटर्स, ठीक है, वो कभी एसी में काम नहीं कर पाते, क्योंकि डीसी मीटर्स है, गैल्वेनोमीटर है, एमीटर है, वोल्टमीटर है, उनमें क्या होता है, उनमें करंट के फ्लो का डायरेक्शन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। करंट के फ्लो के अकॉर्डिंग, करंट के फ्लो के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उनका रोटेशन का स्पिन डिसाइड होता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान रखना। क्योंकि एसी तो अपना डायरेक्शन रेगुलर चेंज करती रहती है, तो अगर कभी आपने डीसी मीटर को याद करें, सबसे प्रॉब्लम है डीसी मीटर जो कि डीसी सर्किट में काम आता है, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर, एमीटर, वो कभी तुमने अगर एसी सर्किट में जोड़ दिया तो क्या होगा? क्या रीडिंग देगा? काम बोलेगा नहीं देगा, रीडिंग नहीं दे पाएगा। क्यों नहीं दे पाएगा? डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि यहाँ पर रेगुलर डायरेक्शन चेंज हुई तो उसकी निडल इतनी तेजी से वाइब्रेट नहीं कर पाएगी। अब अगर निडल का डिफ्लेक्शन होता है, अब तो सोच यार यहाँ पर
1 सेकंड में 100 टाइम डायरेक्शन चेंज हो गई तो रीडिंग 100 टाइम लेफ्ट या राइट तो हो नहीं सकती, तो 50 राइट और 50 लेफ्ट मान ले, पॉसिबल नहीं है उसको, ड्यू टू इनर्शिया एक ही जगह रह जाएगी और उस वजह से रीडिंग दे ही नहीं पाएगा, ध्यान रखिएगा। कोई पूछ ले कैन डीसी मीटर यूज इन एसी सर्किट, तो आप बोलेंगे नो, ड्यू टू इनर्शिया दिस निडल दिस मीटर कैन नॉट प्रोवाइड एनी स्पेसिफाइड रीडिंग because direction of AC and AV regularly varies with respect to time। ये लिखिए, दिक्कत तो परेशानी का। तो बच्चों ये कुछ छोटी छोटी बातें आइए ध्यान दीजिए, सुनिएगा। डिस्प्ले पर बात करें ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज, तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के लिए स्टैंडर्ड V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इसको कहीं जगह E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी मिल जाए तो कोई कंफ्यूज हो तो, ठीक है। आया कहाँ से? एसी जनरेटर से। तो एसी जनरेटर में अगर आपको याद हो तो इंड्यूस ईएमएफ आपने दिया था एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये फॉर्मूला आया था, अगर याद आ रहा हो। इसमें एन बी ए ओमेगा को आपने मैक्सिमम वैल्यू ली ई नॉट साइन ओमेगा टी, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्मूला बी इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी तो हम लोग दे देते हैं, ठीक है। सिंबल कैपिटल भी दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ऑल्टरनेटिंग करंट I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिएगा यहाँ पर V या फिर I क्या इंस्टेंटेनियस वैल्यू, इंस्टेंटेनियस। अब आप देख सकते हो लूप लगातार बन रहा है, किसी टाइम मोमेंट पर वैल्यू जीरो भी हो सकती है, तो कभी पॉजिटिव भी हो सकती है, कभी मैक्सिमम भी हो सकती है, क्वेश्चन कभी नेगेटिव भी हो सकती है, तो डिपेंड करेगा क्या कंडीशन क्या सिचुएशन है। तो टाइम के साथ जो V है या I है ये होती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, क्या होती है? इंस्टेंटेनियस, मतलब पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट की वैल्यू होती है, हर पर्टिकुलर टाइम पर कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, किसी टाइम मोमेंट पर जीरो भी हो सकता है, तो कभी मैक्सिमम भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, तो नेगेटिव भी हो सकता है। जबकि V नॉट या I नॉट क्या होती है? पीक वैल्यू या फिर एम्पलीट्यूड वैल्यू। वोल्टेज की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? V नॉट, और करंट की I नॉट, ये पीक वैल्यू बोलते हैं, एम्पलीट्यूड वैल्यू भी बोलते हैं, ठीक है। V तो क्या है? इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस वैल्यू। अब V नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ AV, इसी को हम चाहें एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ AV, ये भी दे सकते हैं। इस तरह से I नॉट और I आ जाएगा, I इंस्टेंटेनियस करंट और I नॉट क्या हो जाएगा? पीक। ध्यान देना अच्छे से, तो प्लीज यहाँ पर ओमेगा टी क्या है? फेज एंगल को शो कर रहा है, किसको शो कर रहा है बच्चों? फेज एंगल। ध्यान से सुनना, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई बाय कैपिटल टी या फिर 2 पाई न्यू। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, अच्छे से सुनिएगा ढंग से। एवरेज वैल्यू पर साइकिल, एवरेज वैल्यू पर साइकिल, इट मींस 0 to t, एवरेज वैल्यू पर साइकिल इट मींस 0 to t। एक पूरे साइकिल में एवरेज वैल्यू में लेनी है, ध्यान देना। देखो ये कंप्लीट लूप हो गया, स्टार्टिंग और ये लूप की एंडिंग, तो टाइम कंजप्शन 0 to t हो गया, नहीं हो गया? अब आपको एवरेज वैल्यू निकालनी है पर साइकिल, पर साइकिल का फुल साइकिल, फुल साइकिल मतलब पूरा टाइम इंटरवल 0 to कैपिटल टी। अब देखिए ध्यान देना, एवरेज वैल्यू निकालने का प्रोसीजर क्या होता है, सुनो ध्यान देना। जब वोल्टेज की बात होती है वी एवरेज, वी मीन, वी बार, या इस तरह ब्रैकेट में वी डाल सकते हो तुम। अब अगर हम लोग एवरेज का अमाउंट लें तो एवरेज कैसे काउंट करते हैं ना? सम ऑफ ऑल वैल्यू पर नंबर ऑफ वैल्यू, तो सम ऑफ ऑल वैल्यू कैसे शो करेंगे? ध्यान देना, इंटीग्रेशन वी डी टी, और टाइम कहाँ से कहाँ तक चेंज होगा? 0 to t अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, टाइम 0 to t। ये प्रोसीजर होता है। प्रोसीजर इसलिए बता रहा हूँ ना क्योंकि प्रोसीजर आपके दिमाग में होना चाहिए, कभी अटक जाओ तो उससे अपने आप को कैसे सर्वाइव करोगे ये जरूरी है, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी तो? हाँ जी,
तो बच्चों वोल्टेज का अपने को एवरेज चाहिए, तो इंटीग्रेशन वी डी टी अपॉन इंटीग्रेशन डी टी, और वेरिएशन टाइम का कहाँ से आता है, 0 टू कैपिटल टी। ओके, लॉजिक सेट है। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब बच्चों जब इतना मैंने देख लिया, थोड़ा सा एक आध दो स्टेप और देख लीजिए। हाँ जी, वैल्यू रखें। v की वैल्यू कितनी है, v नॉट साइन ओमेगा टी dt, इंटीग्रेशन dt तो t, इंटीग्रेशन dt का t, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ध्यान से सुनना, अच्छे से, कोई दिक्कत तो बोल देना बेटा, v नॉट। अब यहाँ पर अगर बात करें तो लोअर लिमिट है t माइनस 0, तो ओनली t बचेगा साइन ओमेगा टी। अब देखिए ना, ये चैप्टर थोड़ा सा बायो वाले बच्चों के लिए थोड़ा सा एक स्टेप डिफिकल्ट हो जाता है। मैथ्स वाला ज़्यादा फर्क नहीं है, मुश्किल एक स्टेप का फर्क होता है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन। मैथ्स वाला बच्चा इंटीग्रेशन से हल्का फुल्का फेमिलियर होता है, बायो वाला थोड़ा सा इसके लिए ये अनटच होता है। बाकी 11th अगर तुम्हारे ढंग से पढ़ी हो, थोड़ा उसमें अपन इंटीग्रेशन खूब किया है, फिर भी कोई दिक्कत नहीं। 11th फिजिक्स में खूब किया है, फिर भी अगर बिल्कुल भी दिमाग में नहीं है तो भी कुछ चीज़ें माइंड में सेट कर लेना, और मुश्किल से 2 छोटे छोटे फॉर्मूले ध्यान देना, अच्छे से सुनना, इनको याद कर लेना। मैं चैप्टर के लिए साइन थीटा को जब भी डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा कॉस थीटा, और कॉस थीटा को जब भी डिफरेंशिएट करोगे तो आएगा माइनस साइन थीटा। ये तो डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन इट मींस dy बाय dx। ठीक है बच्चों, अब इंटीग्रेशन कुछ नहीं है, सप्लीमेंट्री इफेक्ट होता है डिफरेंशिएशन का। जो फंक्शन डिफरेंशिएशन में रिजल्ट आ रहा है ना, वर्ड्स को पकड़ना, जो फंक्शन जो आंसर आ रहा है डिफरेंशिएशन का, उसको इंटीग्रेट कर दे, वापस क्वेश्चन आ जाएगा। मतलब साइन थीटा को डिफरेंशिएट करने में क्या मिला, कॉस, तो इसी कॉस थीटा को इंटीग्रेट कर दे, वापस से साइन मिल जाएगा। कॉस को डिफरेंशिएट करने में क्या मिला, माइनस साइन, जैसे साइन थीटा को इंटीग्रेट कर दे, माइनस कॉस आ जाएगा बस। और कोई लंबा थोड़ा गेम नहीं है, टेंशन फ्री हो। मेरे साथ तो याद रख ही सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा जैसे मान लो इधर देखिए, ध्यान दीजिए, इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा ये आ गया। अब साइन थीटा को इंटीग्रेट करने पर कितना आ रहा है, माइनस कॉस थीटा। डन हो गया बेटे, ध्यान देना, साइन थीटा को इंटीग्रेट करने पर क्या आ रहा, माइनस कॉस थीटा। डन। अब अगर यहाँ पर आ जाता, ध्यान से, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा को इंटीग्रेट करने पर माइनस कॉस 2 थीटा, कोई दिक्कत नहीं। अब देख यहाँ पर देख, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में होगा, थीटा के रेस्पेक्ट में, और थीटा का कोएफिशिएंट कौन है, 2 को डिवाइड में शिफ्ट कर देना। इसके पीछे भी लॉजिक होता है, ऐसा नहीं है ये भी रटना है, इसके पीछे लॉजिक होता है, लेकिन इतना लॉजिक में पढ़ने की बजाय भाई वाले बच्चे इतना ध्यान रख लो, बहुत है, इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं, टेंशन फ्री हो। इतना भी याद रख लोगे तो फिजिक्स का काम तो हो जाएगा, टेंशन फ्री हो। ठीक है, तो चलिए, v नॉट t माइनस 0 तो t, अब साइन ओमेगा टी, देख साइन थीटा को इंटीग्रेट करने पर माइनस कॉस, तो साइन ओमेगा टी क्या है, माइनस कॉस ओमेगा टी। सुन रहा है, अब देख इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम का कोएफिशिएंट कौन है, ओमेगा, तो ओमेगा को डिवाइड में शिफ्ट कर देते हैं। बोलो क्लियर है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ये कंडीशन क्लियर है, उत्तर में हाँ, वी एवरेज माइनस वी नॉट अपॉन टी, तो ब्रैकेट में कर दे माइनस बार माइनस वी नॉट अपॉन टी ओमेगा। ठीक है, कॉस ओमेगा कितना है, 2 पाई बाय कैपिटल टी, कॉस ओमेगा कितना है, 2 पाई बाय कैपिटल टी। अब बेटा अपर लिमिट तो स्मॉल टी की जगह अपर लिमिट रखें कैपिटल टी, ये वेरिएबल में रखता है लिमिट, जब वेरिएबल को टाइम, तो टाइम की जगह अपर लिमिट कैपिटल टी, फिर माइनस साइन लोअर लिमिट cos ओमेगा 2 पाई बाय कैपिटल टी, स्मॉल टी की जगह 0। तो इसके साथ जो माइनस था उसमें ऑलरेडी बाहर भेज चुका हूँ, इसे लिमिट की वजह से आता है माइनस। फंक्शन पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस साइन लोअर लिमिट रखते हैं, पहले अपर लिमिट रखते हैं, फिर माइनस साइन लोअर लिमिट रखते हैं। समझ गए बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। ये टी से टी कैंसिल करें, माइनस वी नॉट अपॉन टी
और ओमेगा कितना 2 पाई बाय कैपिटल टी। ये सुनो तो दिक्कत नहीं, टी कैंसिल। आप खुद सोचिए ना, 0 डिग्री cos 0 प्लस 1 होता है, एक पूरा रोटेशन करके यहाँ आएगा तो 2 पाई तो cos 2 पाई प्लस 1 ही होता है। इसी प्रॉपर्टी को मैं यूज कर रहा हूँ, v एवरेज इज इक्वल टू माइनस v नॉट अपॉन 2 पाई, cos 2 पाई कितना है 1 और माइनस साइन, cos 0 कितना प्लस 1 तो प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 से मल्टीप्लाई। तो बच्चों एवरेज वैल्यू पर साइकिल कितनी है 0। अब अगर ये वैल्यू करंट के लिए देखनी हो ना तो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहाँ भी है वहाँ ही कर दो, जहाँ वी नॉट है वहाँ नोट कर दो, ये एज इट इज रिजल्ट आएगा। डायरेक्टली याद रखना है तो वो भी कर सकते हो। देखो कैसे, आपको बात करनी है 0 टू t, 0 टू नहीं फिर तो वाई से नहीं पता चलेगा, स्टार्ट करो ये। चलो आओ, चलो ये सी समझ आ गया तो कोई दिक्कत। देखिए एवरेज वैल्यू पर साइकिल, अब अगर वोल्टेज की जगह करंट ले लेते हैं तो भी सेम रिजल्ट हम, आई एवरेज वो भी 0 ही होगा। सुन रहे हो ना? चलिए बहुत ही बढ़िया। अब बेटे नेक्स्ट अटेम्प्ट शुरू करते हैं हम लोग। पर हाफ साइकिल बच्चों प्लीज ध्यान दीजिए, एवरेज वैल्यू बच्चों, एवरेज वैल्यू पर हाफ साइकिल 0 t by 2। अब देखिए मेरी बात सुनो, 0 टू t by 2, ये ना t by 2, तो 0 से t by 2 की बात अगर करें तो ये वैल्यूज आपके सामने है कि नहीं है? देखो सुनना, अगर एवरेज वैल्यू निकालनी पड़े, v एवरेज, सुनो बच्चों, v dt इंटीग्रेशन dt, स्टेप देखो सेम स्टेप है लेकिन लिमिट का डिफरेंस हो जाएगा ना, 0 टू t by 2, 0 टू t। टेक्निकली थ्रू आउट कोई डिफरेंस नहीं होगा, टेक्निकली कोई चेंजेस नहीं आएगा, सब कुछ एज इट इज पेस्ट होगा। बस ये है कि जहां भी आपने कैपिटल टी रखा है बच्चों वहां पर आपको डिवाइड करना और कोई चेंजेस नहीं है। इस कंडीशन में आपका आंसर रहेगा 2v0/5। कर सकते हो ट्राई, इंटीग्रेशन स्टेप्स सब वही आएंगे, बस ये है कि जहां जहां आपने कैपिटल टी रखा वहां डिवाइड रखना है और कोई चेंजेस नहीं आएगा। आंसर रहेगा 2v0/5 और अगर आई एवरेज करेंगे तो 2i0/5। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है? तो चलिए यहाँ तक समझ आ गया अच्छे से, कोई समस्या कोई दिक्कत नहीं ना? ध्यान रखना चैप्टर स्टार्ट नहीं होगा, चैप्टर स्टार्ट हो चुका है और इस चैप्टर में ध्यान रखना छोटे छोटे क्वेश्चन स्टार्टिंग से ही मतलब आ चुके हैं, स्टार्टिंग से ही वेरी फर्स्ट स्टेप से ही आपके लॉजिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप स्टार्ट हो गए हैं, वन वर्ड स्टार्ट हो गए हैं, ये ध्यान रखिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बेटा, तो अब हम लोग अगला स्टेप लेते हैं, ध्यान देना। 0 टू कैपिटल टी आपने एवरेज ले लिया, सुनो 0 टू t by 2 ले लिया। अब देखिए अगला स्टेप t by 4 टू 3t by 4। नेक्स्ट स्टेप क्या है बच्चों? t by 4 टू 3t by 4। प्रोसीजर सेम है, एवरेज वैल्यू t by 4 टू 3t by 4। सुनो बच्चों, v एवरेज इंटीग्रेशन v dt इंटीग्रेशन dt, सॉरी लिमिट क्या रहेगी t by 4 टू 3t by 4, t by 4 3t by 4। इन केस अगर आप थोड़ा शॉर्ट में निपटा है इसको, देखो ध्यान देना, थोड़ी प्रैक्टिस करते हो, शॉर्ट में निपटा है। v की वैल्यू v नॉट sin ओमेगा t, sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन कितना आएगा माइनस cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा, याद है ना?
लिमिट प्लॉट कर दो t/4 3t/4 इंटीग्रेट dt का t 3t/4 माइनस t/4। अब देख सकते हैं 3t/4 माइनस t/4 तो t/2 रहेगा ना। तो देखिए इसका रिजल्ट t/2 तो by 2 को ऊपर पहुंचा दूं, समझना ध्यान से ना। माइनस 2v0 अपॉन t ओमेगा, ये ओमेगा cos ओमेगा कितना है 2 पाई बाई कैपिटल टी और स्मॉल टी के लिए अपर लिमिट 3t/4 यस और नो माइनस 2 पाई बाई कैपिटल टी और स्मॉल टी के लिए लोअर लिमिट t/4। बताओ तो दिक्कत तो नहीं। आप शायद देख सकते हैं t कैंसिल और 2 से 4 कैंसिल, t कैंसिल और 2 से 4 कैंसिल, तो v एवरेज कितना रहा माइनस 2v0 अपॉन टी। ओमेगा को ओमेगा रख दिया 2 पाई बाई कैपिटल टी, यहाँ पे रख सकते हो चाहो तो। ब्रैकेट में क्या रहा cos 3 पाई बाई 2 माइनस cos पाई बाई 2। अब उधर दोनों ही सेगमेंट जीरो होते हैं, cos 90 भी जीरो cos 270 भी जीरो, तो जीरो माइनस जीरो जीरो रहेगा, जीरो से मल्टीप्लाई पूरी वैल्यू फिनिश। और तुम चाहो तो प्रैक्टिकली फील कर सकते हो उसको, देखो ध्यान दो, अगर चाहो तो प्रैक्टिकली भी इस बात को रियलाइज कर सकते हो। t/4 टू 3t/4 तो देखो देख सकते हो जितनी वैल्यू प्लस में है उतनी वैल्यू माइनस में भी है क्या, तो वैसे भी एवरेज वैल्यू जीरो या नहीं जीरो। तो इस तरह से आप अपने आप को देख सकते हो, तो दिक्कत परेशानी डन। तो अच्छा ये भी है। इसके बाद में हमारे पास था आरएमएस वैल्यू, आरएमएस वैल्यू रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, ठीक है। ये आरएमएस होता है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। देखो ध्यान देना, सबसे पहले जब मान लो वोल्टेज की बात करें वी आरएमएस, सुनना जो नेम कोई डेफिनेशन है, सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वैल्यू लो, फिर S4 स्क्वायर करो, M4 मीन, R4 रूट अंडर रूट। सबसे पहले क्या करो इंस्टेंटेनियस वैल्यू लो, फिर S4 स्क्वायर करो, फिर M4 मीन, खूब मीन निकाले तुमने, यही तरीका ना। ये हमेशा का फुल साइकिल के लिए होते हैं, हाफ के लिए। S4 स्क्वायर हो गया, M4 मीन हो गया और R4 रूट अंडर रूट, तो अंडर रूट के लिए होल पावर। बताओ ये भी तो दिक्कत ऑपरेशन है। इनके जब इसको हम लोग सॉल्व करें तो फाइनल आंसर कितना आएगा v0/√2, कितना आएगा v0/√2 बटे 1/√2 को 0.707 या फिर 70.7% ऑफ v0 या अप्रोक्स 71% भी दे सकते हो। ध्यान देना ना, आरएमएस वैल्यू कितनी है, आरएमएस वैल्यू जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ना उसका अप्रोक्स 71% के आसपास, अप्रोक्स 71% के आसपास। बातें समझ में आती, तो दिक्कत तो परेशानी नहीं होना। थोड़ा ये हमारे पास आरएमएस वैल्यू अवेलेबल बोलो क्लियर है, तो दिक्कत परेशानी डन है, बहुत ही बढ़िया। फिर बच्चों कुछ आगे का सफर हम लोग शुरू करेंगे, तो ध्यान देना ढंग से सुनना, सुनो।